हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता है कि 28 में 2023 को भी यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि सीसेट को पेपर को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट राइज हो गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो एस्पिरेंट्स हैं वो पहले कैट में गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट में गए। अब वापस से जो हियरिंग चल रही है वो कैट में चल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो कैट है वो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है जो भी रिक्रूटमेंट के मैटर है उसकी सुनवाई के लिए। तो पहले कैट इसकी हियरिंग करेगी, अगर यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है देन हाई कोर्ट में दोबारा से अपील किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो यूपीएससी एग्जाम है उसको एस्पिरेंट्स ने लीक किया कि जो सीसेट का पेपर था बहुत ज्यादा बायस था और इसके रिमूवल की मांग की गई है और एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की मांग भी रखी गई है जो भी कोविड बैच से थे। ठीक है, कोविड के टाइम से जो भी बच्चे अफेक्टेड हुए इससे उसको मद्देनजर रखते हुए उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की मांग की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स ने रिड्रेसल जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं उनके रिड्रेसल के लिए कमीशन के सामने गुहार लगाई है और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये अनफेयर ट्रीटमेंट है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, पर्टिकुलरली जो सीसेट पेपर था प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत कहीं ना कहीं बायस था और अनफेयर था। ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्लीड किया है कि अनफेयर ट्रीटमेंट जो कि एस्पिरेंट्स के द्वारा हिंदी मीडियम के और या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा जो सफर किया गया है इस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली सीसेट की वजह से, तो इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि सीसेट को रिमूव कर दिया जाए इससे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से। अब इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डिस्प्यूट राइज हो रहे थे कि पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, या फिर कोई यूपीएससी से जो जेन्युइन डिमांड है कि 33% से 23% रिड्यूस करने की जो डिमांड की जा रही है, इससे पहले क्यों ना जो प्रायोरिटी पे डिमांड है कि कमेटी बनाने की बात रखी जाए यूपीएससी के सामने या फिर कोर्ट के सामने कि यूपीएससी का कमेटी बनवाया जाए जो कि निष्पक्ष जांच करे कि जो भी पेपर था वो अनफेयर था या नहीं था, या फिर आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था। तो हमारे जो एडवोकेट है एस्पिरेंट्स की तरफ से एडवोकेट साकेत जैन, उन्होंने 10 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस को के ऊपर अपना व्यू दिया कि एक बेसिकली लीगल पर्सपेक्टिव बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी, क्यों उन्हें अकेडमी जाना प्रेफर किया, और साथ में उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं इस पर्टिकुलर प्लिया में वो सारे चीजों को एक्सप्लेन किया। तो अभी मैं उस वीडियो को आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको हम देखिए और फिर समझिए कि क्या चीज है एक्चुअल में, लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जिम्मेदारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज्यादा है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी आप सब जानते हैं। आर्टिकल 14 के तहत ये बोला जाता है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, जो असमान है। मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूँ और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की हुई है, हम पेपर देने के लिए समान है, बट आप पेपर ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ हम मैथमेटिक्स ही टेस्ट कर रहे हैं तो हम असमान हुए ना, तो वो आर्टिकल 14 की वायलेशन है। तो हमने यही सब सारी पॉइंट आउट करने के लिए कैट में हमने मैटर दिया। कैट में हमारी पहली प्रेयर ये है कि अब देखिए इस पे भी डाउट हो सकता है कि हम बोल रहे हैं 10 सवाल कंट्रोवर्शियल हैं, यूपीएससी बोले 8 सवाल कंट्रोवर्शियल है, कोर्ट बोले 12 सवाल कंट्रोवर्शियल है। तो हमने एक जनरल रिलीफ मांगा है कोर्ट से कि 33% से रिड्यूस करके आप 23% कर दीजिए, ताकि इसी में किसी व्यक्ति विशेष का कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, सबको इक्वली यूनिफॉर्म बेनिफिट मिले। सेकेंड जो आप बोल रहे थे, हमारी डिमांड यही है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन हायर लेवल मैथमेटिक्स के हैं, हम भी पोर्ट्रे नहीं करें कि हम एक्सपर्ट है। जजेस भी देखिए सबका जुडिशियल बैकग्राउंड है, नो वन इज एक्सपर्ट कि कोई जज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकता। तो हमारी ये न्यूट्रल डिमांड जो हमारी प्रेयर नंबर 2 है कैट के पिटिशन में, वो हमने फाइल की है, वो यही है कि आप एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी को टाइम बाउंड तरीके से एक रिपोर्ट सबमिट करें। कमेटी के सामने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे, वो ये होंगे कि आप ये बताइए क्या ये पेपर क्लास 10th लेवल का है, क्या ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने वेग हैं कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते कैंडिडेट। आप उस सब में एक टाइम बाउंड तरीके से आप हमें रिपोर्ट बना के दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे जो होगा, जो कोर्ट का कहना होगा हमें स्वीकार है। अगर हमें कैट के ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आता है तो हमारे पास रेमेडी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट आप ये समझिए यूपीएससी की जो ज्यूरिसडिक्शन है सेक्शन 14 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, तो सबसे पहले इसमें कैट में जाना पड़ता है। आप अगर आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहला सवाल यही आता है, जब आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है ट्राइब्यूनल की, व्हाई आर यू मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। हम कैट में गए थे,
कैट में हमें नोटिस इशू हुआ, उसके बाद हमने स्टे मांगा था, जो स्टे हमें नहीं मिला था, जिसको हमने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने अपील किया। डिवीजन बेंच ने हमें स्टे नहीं दिया, बट डिवीजन बेंच ने ये बोला कि मैटर बहुत अर्जेंट है, ये ऑर्डर में लिखा है, तो इसीलिए कैट को आदेश दिया कि आप इसको जल्दी डिसाइड कर दीजिए, एक्सपेडिशियसली डिसाइड कर दीजिए। तो अभी मैटर कैट में पेंडिंग है, वो कैट में आर्ग्यू होगा और हमें पूरा भरोसा है कि 13 को, अभी नेक्स्ट डेट 13 को लगी है, तो 13 को हम मैटर फाइनल हियरिंग के लिए आर्ग्यू करेंगे। ये हमारे रिलीफ्स हैं। और जो भी आप सर पॉइंट बोल रहे थे कमेटी वाला, वो हमारी मेन प्रेयर ही है उस कमेटी। हम भी यही चाहते हैं कि जज से बेटर है कि वो कमेटी इस चीज़ को समझे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी का ये बोला जाता है कि देखिए स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, हम देखते हैं 3-3 साल में रिजल्ट आ रहा है, किसी में करप्शन की एलिगेशन है, कोई प्रोसेस ही 4-4 साल में कंप्लीट हो रहा है। यूपीएससी के मामले में ऐसी कभी एलिगेशंस नहीं रही, इसीलिए यूपीएससी बहुत फेयर तरीके से पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराती है। तो इसीलिए कोर्ट को इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल नैरेटिव है जो बोला जाता है। आपको याद होगा अनूप बरनवाल का केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो उस टाइम भी यही था कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा है, हम बाहर डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस करवाते हैं, कभी उस तरह के एलिगेशंस नहीं रहे। वी हैव बीन अ फेयर ट्रांसपेरेंट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कमेटी अपॉइंट करेगी। वो क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। ये जो यूपीएससी है ये स्टूडेंट्स के लिए ही तो है। आप स्टूडेंट्स को रिक्रूट कीजिए, आपको जो पूछना है पूछिए। आपको अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमें आईएएस ऑफिसर वैसा चाहिए जिसको एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, तो आप अपने सिलेबस में लिख दीजिए। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैं किसी पेपर में बैठ रहा हूं तो मेरे को ये तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना कि आप मेरे से सिलेबस से पूछेंगे। ऐसे तो फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आपने परम्यूटेशन पूछा, आप डेरिवेशन पूछ लीजिए, आप पिजन होल थ्योरम पूछ लीजिए जो डिस्क्रीट बीटेक के मैथमेटिक्स में है। तो अब ये कह देना कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। सबके लिए टफ नहीं है ये पेपर। कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th तक मैथ्स पढ़ा है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आप ये समझिए कि यूपीएससी की तैयारी क्लास 11 से स्टार्ट कर देते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इंडिया में अगर क्रिकेट के बाद कोई इमोशन है वो यूपीएससी है, मेरा ऐसा मानना है। तो लोग क्लास 11 से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आर्ट्स ले ली है, बीए हिस्ट्री किया है, एमए हिस्ट्री किया है। अब इस तरह का पेपर देके वो बच्चे को ये नहीं लग रहा, उसको ये लग रहा है कि यार मैंने 7 साल गलत कर लिया हिस्ट्री लेके, मेरे को नहीं लेना चाहिए था, मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए था, इस वजह से फिर मैं आईएएस का पेपर क्लियर कर सकता था। तो ये गलत है, ये बेसिक फैलेसी है। और एक लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है कि आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बोलें, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। हम ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इस चीज़ में मांग रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है, आप क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं वो आपके ऊपर है। अब आप एग्जांपल दीजिए, 2022 का प्रीलिम्स हुआ, 2022 के प्रीलिम्स में मैं अपीयर हुआ, तो मान लीजिए मेरा प्रीलिम्स 1 नंबर से रह गया, यानी कि मेरा सीसेट में मेरे को 67 चाहिए थे, आई स्कोर्ड 66। चलिए अब इनका ये देखिए प्रोसेस देखिए, 14 महीने बाद ये आंसर ही देते हैं ताकि कोई पहले चैलेंज ना कर पाए। हम हमारा सिस्टम फुल प्रूफ इसलिए चाहते हैं कि कोई चैलेंज ना कर पाए। चैलेंज ना कर पाना फुल प्रूफ है, जबकि हर स्टेट सिविल सर्विसेज में हर एग्जाम में आपको आंसर की विद इन अ वीक दे दी जाती है। तो अब मेरा 1 नंबर से सीसेट रह गया, बट 14 महीने बाद मुझे पता चलता है कि चलो मेरे मार्क्स आए कि मेरे 66 आए, मेरे को 67 चाहिए था। अब फिर यूपीएससी ने आंसर की रिलीज की, तो उसमें से मुझे पता चलता है कि एक जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने सही अटेम्प्ट किया था,